दोस्तों, आज आप सुनेंगे एडगर एलन पो की एक बहुत ही रोमांचक मिस्ट्री कहानी जिसका नाम है गुमशुदा खत की तलाशी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं मशहूर लेखक एडगर एलन पो की कहानी गुमशुदा खत की तलाशी। शरद ऋतु की एक शाम मैं पेरिस में अपने दोस्त सी ऑगस्ट ड्यूपिन की लाइब्रेरी में बैठा ध्यान का आनंद ले रहा था। करीब 1 घंटे तक हम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। मैं मन ही मन रू मॉर्ग के मामले और मैरी रॉगेट की हत्या के पीछे के राज के बारे में सोच रहा था, जिस पर थोड़ी देर पहले ही हम दोनों चर्चा करके चुके थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और पेरिस पुलिस का ऑफिसर मॉन्सियर जी कमरे में दाखिल हुआ। हम दोनों उसे पहले से ही जानते थे। कई सालों से हम मिले नहीं थे, इसलिए हमने बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। अभी तक हम लोग अंधेरे में ही बैठे थे, इसलिए ड्यूपिन लाइट जलाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मॉन्सियर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो ऑफिस के एक मामले पर हमसे सलाह लेने के लिए आए हैं, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान थे। ये बात सुनकर ड्यूपिन ने कहा, ओह मॉन्सियर, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है जिसके लिए रोशनी की बजाय अंधेरे की ज़रूरत है तो हम अंधेरे में ही बात करते हैं। इतना कहते हुए ड्यूपिन ने एक आराम कुर्सी उसकी तरफ सरका दी। मैंने सवाल किया, क्या बात है मॉन्सियर? कोई हत्या वगैरह का मामला तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटा सा काम था और हमें लगा था कि हम लोग आसानी से उसे संभाल लेंगे, लेकिन सच कहूँ तो उसके कारण हम लोग बहुत ही चक्कर में पड़ गए हैं और इसीलिए आज मुझे यहाँ आना पड़ा है ड्यूपिन की मदद लेने के लिए। ड्यूपिन ने उत्सुकता से सवाल किया, अरे भाई, ऐसा कौन सा मामला है जो देखने में आसान भी है और फिर भी उसने तुम सबको चक्कर में डाल दिया है? मॉन्सियर ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, सब कुछ बताता हूँ ड्यूपिन, बताने ही तो आया हूँ। मैं पूरी बात तुमको संक्षेप में ही बताऊंगा, लेकिन कुछ बताने से पहले मैं तुम दोनों को चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता चलने की हालत में मेरी नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। अब पूरी बात सुनो। असल में मुझे पर्सनली एक सूचना मिली कि रॉयल अपार्टमेंट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गया है। दस्तावेज चुराने वाले का पता चल गया है और उसे दस्तावेज चुराते हुए देखा भी गया है, और ये भी पता चला है कि वो दस्तावेज अभी उसी के पास ही है। ड्यूपिन ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, ये कैसे पता चला तुम्हें कि दस्तावेज अभी उसके पास ही है? असल में ड्यूपिन, वो दस्तावेज ऐसा है कि अगर वो किसी तीसरे अनजान आदमी के हाथ लग जाए या चुराने वाला आदमी ही उसका गलत इस्तेमाल करे तो एक बहुत ही इज्जतदार आदमी की इज्जत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इससे उस आदमी के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन असल में अभी तक हमें ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है, तो इसी से ये पता चलता है कि दस्तावेज अभी उसी आदमी के पास है। इस बार मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन मॉन्सियर, ऐसा होने के लिए ये भी तो जरूरी है कि जिस आदमी ने दस्तावेज चुराया उसे इस बात की जानकारी हो कि उस दस्तावेज का संबंध इतने प्रभावशाली आदमी से है और उस दस्तावेज के कारण उसे बेपनाह ताकत मिलने वाली है। अगर उसे ये बात पता ही ना हो तो वो उसका मिसयूज कैसे करेगा भला? मेरी इस बात पर मॉन्सियर ने एक गहरी सांस ली और बोले, असल में वो दस्तावेज एक चिट्ठी है जो एक औरत को रॉयल अपार्टमेंट में व्यक्तिगत रूप से दी गई थी, उस वक्त जब वहां कोई और आदमी मौजूद नहीं था। पत्र जिसने चुराया वो असल में एक मंत्री है जो अच्छे बुरे सब तरह के काम करता है। जब वो औरत उस चिट्ठी को पढ़ रही थी तभी उसी टाइम कमरे में एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी पहुंच गया, जिससे वो उस पत्र की बात खास करके छिपाना चाहती थी। उस आदमी को देखते ही उस औरत ने जल्दी से पत्र को बंद कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में वो उसे कहीं सुरक्षित रख नहीं पाई और इसलिए उसने उसे मेज पर ही रख दिया। अब इससे क्या हुआ कि चिट्ठी में जो लिखा था वो तो ढक गया, लेकिन नाम और पते वाली साइड ऊपर की तरफ थी। तो अंदर आते ही उस आदमी की नज़र सबसे पहले उसी चिट्ठी पर पड़ी और उसने लिखने वाले की लिखावट को पहचान लिया और फिर नाम पता देखकर सारा अंदाजा भी लगा लिया। थोड़ी देर कुछ इधर उधर का काम करने के बाद उसने बिल्कुल वैसा ही एक पत्र अपने पास से निकाला
और उसे पढ़ने का नाटक करने लगा। पढ़ते पढ़ते उसने उसी पत्र के साथ उसे मेज पर रख दिया। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें और की, और जब वो जाने लगा तो उसने अपने पत्र की जगह पर दूसरा वाला पत्र उठा लिया जो उसका नहीं था, यानी वो पत्र था जो उस औरत के हाथ में था। अब उस औरत ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती या कुछ करती, उसके बगल में एक आदमी और आकर खड़ा हो गया, और इस कारण तीसरे आदमी के वहां मौजूद होने की वजह से वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। मंत्री जल्दी से अपना वाला पत्र मेज पर छोड़कर और औरत वाला पत्र लेकर वहां से चला गया। तो अब तुम समझ गए होंगे कि पत्र चुराने वाले को अच्छी तरह से पता है कि वो किस तरह से उसका मिसयूज कर सकता है। अब इन सारी बातों की वजह से उस औरत के राजनीतिक कैरियर के लिए खतरा पैदा हो गया है, और इसीलिए वो उस पत्र को वापस पाने के लिए बहुत ही परेशान है। लेकिन पब्लिकली वो कुछ कर पाने की हालत में है नहीं, इसीलिए वो इस केस को लेकर मेरे पास आई थी। ड्यूपिन ने जवाब दिया, हाँ तो उसने ठीक किया ना, इस काम के लिए तुमसे ज्यादा काबिल आदमी और भला हो भी कौन सकता था। मॉन्सियर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ओह, अब तुम भी मेरी झूठी तारीफ करने लगे हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया हूँ, और अब मैं ये सोचकर यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ कि हो सकता है इस बारे में तुम्हारा कोई सुझाव काम कर जाए। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, जो कुछ आपने अभी तक बताया मॉन्सियर, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पत्र अभी तक उस मंत्री के ही पास है, उसे कहीं इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। मॉन्सियर ने जवाब दिया, हाँ, और इसी अनुमान के आधार पर मैंने सबसे पहले उस मंत्री के होटल की अच्छी तरह से तलाशी ली थी। इस काम में हमारी सबसे बड़ी परेशानी और चिंता की बात यह थी कि उसे तलाशी के बारे में कहीं पता ना चल जाए, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो जाती। इसीलिए हमें अपना काम बड़ी ही सावधानी से करना पड़ा। पेरिस की पुलिस इस तरह के कामों में बहुत ही होशियार और चालाक है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन था, और इसमें मंत्री की एक कमजोरी का भी मैंने फायदा उठाया। असल में वो मंत्री अक्सर रात रात भर घर से बाहर रहता है। उसके जो नौकर हैं वो मालिक के घर से थोड़ी दूरी पर सोते हैं और रात में अक्सर शराब पीकर पड़े रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है ड्यूपिन कि मेरे पास एक ऐसी चाबी है जिससे पेरिस के किसी भी चेंबर को खोला जा सकता है। अब पिछले 3 महीने से हर रात मैं उसके होटल में जाता रहा हूँ और होटल के कोने कोने की तलाशी ले चुका हूँ। मैंने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जहां उस पत्र के होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो पत्र मुझे कहीं नहीं मिला। अब तुम बताओ ऐसी हालत में मैं क्या करूं? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, पत्र को होना तो बिल्डिंग में ही कहीं चाहिए, क्योंकि मंत्री के उसे अपने पास रखकर घूमने की तो कोई संभावना नजर नहीं आती है। अच्छा, आप अपनी तलाशी के बारे में थोड़ा विस्तार से तो बताइए। आपने किस किस जगह की तलाशी ले ली है और किस तरह से ली है? मॉन्सियर ने जवाब दिया, मैंने बिल्डिंग के एक एक कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली है। इस तरह के काम का वैसे भी मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने हर एक कमरे के फर्नीचर, अलमारियां और ड्रॉर्स सब की तलाशी ली। हमारे अनुभवी और ट्रेंड पुलिस एजेंटों की नज़र से गुप्त अलमारियां भी बच नहीं सकती, ये बात तो आप जानते ही होंगे। कुर्सी, मेजें, गद्दे सबको खोल खोल कर देखा गया। कई बार लोग लकड़ी की मेज या बेड के ऊपर के ढक्कन में जगह बनाकर उसमें चीज़ों को छिपा देते हैं और फिर ढक्कन को ऊपर से बराबर करके दोबारा वैसे ही बंद कर देते हैं। इसीलिए सारी कुर्सियों, मेज़ों और बेड्स के ऊपर के हिस्सों को हटाकर भी हमने अच्छी तरह से देखा, लेकिन हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला। मैंने सवाल किया, लेकिन इस तरह लकड़ी के बोर्ड में जगह बनाकर अगर उसमें कोई चीज़ रखी जाती है तो उसमें थोड़ी सी जगह तो खाली रह ही जाती है, और फिर उसे ठकठकाने पर खोखलेपन की आवाज़ आती है। और चिट्ठी जो है वो कागज़ का बस एक छोटा सा टुकड़ा होता है। उसको गोल गोल लपेट कर किसी भी कुर्सी, मेज़ या पलंग वगैरह में छिपाया जा सकता है। तो आप सारी कुर्सियों, मेज़ों और पलंगों को तोड़ तोड़ कर तो नहीं देख सकते ना? मॉन्सियर ने उदासी भरे स्वर में कहा। उस खाली जगह में कई बार रुई या कपड़ा वगैरह भर दिया जाता है तो उससे आवाज़ आने की गुंजाइश नहीं रह जाती। और जहाँ तक सारी चीज़ों को तोड़कर देखने का सवाल है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं सर कि वाकई हर चीज़ को तोड़कर देखना संभव नहीं होता। इस काम के लिए हमने एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का इंतज़ाम किया था। उसकी मदद से हमने एक एक कुर्सी, एक एक फर्नीचर की आइटम और उन सब के जोड़ों तक को बहुत ही बारीकी से चेक किया।
अगर किसी फर्नीचर में ऐसी कोई छेड़छाड़ की गई होती तो हमें तुरंत दिखाई दे जाता। वो माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल था कि धूल का एक कण भी उससे देखने पर सेब के बराबर दिखाई देता है। फिर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने बिल्डिंग की तलाशी लेनी शुरू की। इसके लिए हमने पूरी बिल्डिंग को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सबको अलग अलग एक एक नंबर दे दिया था, ताकि एक भी हिस्सा छूटने ना पाए। फिर हमारे उसी माइक्रोस्कोप से बिल्डिंग के एक एक इंच हिस्से की तलाशी ली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगल बगल के 2 और मकानों तक की भी हमने इसी तरह से तलाशी ली। यहाँ तक कि मकानों के आसपास की जमीन को भी अच्छे से चेक किया। वहां की आसपास की सारी जगह पक्की है, इसीलिए हमने बहुत ही सावधानी से ईंटों के बीच बीच की जगह में भी उसी माइक्रोस्कोप की सहायता से चेक किया। इसके अलावा मंत्री की लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों और कागज पत्रों को भी चेक किया। एक एक किताब का एक एक पन्ना खोलकर देखा। किताबों के कवर की मोटाई तक को नहीं छोड़ा। उसे भी चेक किया कि कहीं उसके बीच में तो चिट्ठी नहीं छिपा दी गई है। अगर कवर या जल्द में कोई भी छेड़छाड़ की गई होती तो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें तुरंत पता चल गया होता। एक एक गलीचा और फर्श पर पड़ी एक एक आइटम को उठाकर देखा। फर्श पर भी माइक्रोस्कोप रख रख के देखा। दीवारों और तहखानों में भी देखा। कहने का मतलब ये है कि हमने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं। हर चीज को चेक किया, लेकिन उस चिट्ठी का कहीं भी पता नहीं चला। इस बार मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओह, तब तो तुम्हारा ये अनुमान मुझे गलत लगता है मॉन्जियर, कि वो पत्र बिल्डिंग के ही अंदर कहीं पर है। हाँ सर, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा ड्यूपिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मॉन्जियर ने सवाल किया। ड्यूपिन ने जवाब दिया, मैं तो यही कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग की एक बार फिर से तलाशी ली जानी चाहिए। लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं है ना ड्यूपिन, क्योंकि अब मुझे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि वो पत्र होटल के अंदर तो नहीं ही है। ड्यूपिन ने बड़े ही आराम से कहा, तो भाई फिलहाल इससे बेहतर और कोई सुझाव तो मेरे पास नहीं है। वैसे क्या तुम मुझे उस पत्र का थोड़ा बारीकी से और विवरण दे सकते हो? मॉन्जियर ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और उसे खोलते हुए बोले, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ भाई। फिर उन्होंने उस डायरी में देखते हुए चोरी गए उस पत्र का अंदर का और बाहर का सारा हुलिया बड़ी ही बारीकी से हमें बताया। उसके बाद वो हमसे विदा लेकर वहां से चले गए। करीब 1 महीने के बाद वो एक बार फिर से हमारे पास आए। इस बार भी हम पहले की तरह ही बिजी मिले। कुर्सी पर बैठने के बाद वो कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मॉन्जियर, उस चोरी हुए पत्र का क्या हुआ? मेरे ख्याल से आखिर में आपने मान ही लिया होगा कि उस मंत्री तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। मॉन्जियर ने जवाब दिया, जैसा ड्यूपिन ने सुझाव दिया था, मैंने पूरी बिल्डिंग की दोबारा जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। ड्यूपिन मुस्कुराया और बोला, अच्छा वैसे ये तो बताओ, इस काम के लिए रिवॉर्ड कितना रखा गया है? रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा है ड्यूपिन, लेकिन कितना है ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कोई वो पत्र मुझे लाकर देगा, मैं उसे 50,000 फ्रैंक का चेक अपनी जेब से दूंगा। सच कहूं तो उस पत्र की इम्पोर्टेंस हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। ड्यूपिन की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसने कहा, वैसे मॉन्जियर, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में तुमने अभी तक अपना पूरा जोर नहीं लगाया है। तुम इसमें अभी और भी बहुत कुछ कर सकते थे। वो कैसे भला ड्यूपिन? वो ऐसे मॉन्जियर कि तुम किसी पेशेवर कंसल्टेंट की मदद ले सकते थे। तुम्हें एबरनेथी की कहानी याद है? नहीं तो क्या था उस कहानी में? मॉन्जियर ने पूछा। बताता हूं, ड्यूपिन ने कहना शुरू किया। एक कंजूस अमीर आदमी था जिसने मेडिकल संबंधी सलाह के लिए एबरनेथी की सेवाएं ली थीं। इसके लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी में बात की और एक काल्पनिक मरीज के नाम से अपनी बीमारी डॉक्टर को बताई। फिर उसने कहा कि मान लीजिए डॉक्टर, किसी मरीज में अगर ये सारे सिम्टम्स हों तो ऐसे में आप उसे क्या सलाह देंगे? असल में वो कंजूस बिना पैसे खर्च किए अपनी बीमारी का इलाज जानना चाहता था, इसलिए उसने ये ट्रिक अपनाने की कोशिश की थी। लेकिन डॉक्टर इतना बड़ा गधा थोड़ी था जो उसको ऐसे ही इलाज बता देता। अब तुम भी बिल्कुल उसी टाइप की बात कर रहे हो मॉन्जियर। मॉन्जियर जोर से हंस पड़े और बोले, देखो भाई, मैं उस कंजूस आदमी जैसा नहीं हूं। मैं तो सलाह लेने के लिए तैयार हूं और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हूं। मैंने अभी तुमसे कहा ना कि इस मामले में मेरी मदद करने वाले को मैं 50,000 फ्रैंक देने वाला हूं।
इस पर ड्यूपिन ने अपना ड्रॉअर खोला और उसमें से एक चेकबुक निकालते हुए कहा, तो ठीक है, 50,000 फ्रैंक का ये चेक साइन कर दो। जैसे ही इस पर साइन करोगे मैं वो पत्र तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ड्यूपिन की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा और पुलिस ऑफिसर मोंजियर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर खुद को सामान्य करते हुए उन्होंने वो चेक लिया और उसमें 50,000 फ्रैंक की रकम भरकर और साइन करके ड्यूपिन को थमा दिया। ड्यूपिन ने चेक को ध्यान से चेक किया और फिर उसे अपनी पॉकेट बुक में संभाल कर रख लिया। फिर मेज के अंदर से एक पत्र निकाला और उसे मोंजियर की तरफ बढ़ा दिया। मोंजियर ने कांपते हाथों से उस पत्र को पकड़ा और जल्दी जल्दी उसकी लिखावट और बाकी चीजों को चेक करने लगे। फिर मुंह से एक शब्द भी बोले बिना उन्होंने एक झटके से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने बड़ी ही बेचैनी से पूछा, ड्यूपिन, ये पत्र तुम्हारे हाथ कब लगा और कैसे? ड्यूपिन हंसा और उसने बताना शुरू किया, मेरे दोस्त, मैं अच्छी तरह से जानता हूं और तुम भी जानते हो कि पेरिस की पुलिस अपने काम में बहुत ही कुशल और होशियार है। इसीलिए जब मोंजियर ने होटल की बिल्डिंग की तलाशी के बारे में सारी बातें बताईं तो मुझे यकीन हो गया कि कम से कम उनकी तलाशी में कोई भी कमी नहीं रही होगी। तलाशी के लिए जो तरीका इन लोगों ने अपनाया था उससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि पत्र अगर बिल्डिंग के अंदर कहीं होता तो इन लोगों की नज़रों से किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता था। उन्होंने फूल प्रूफ तरीके अपनाए थे और उनको इम्प्लाई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल इस मामले की प्रकृति ऐसी है कि यहाँ पर इस तरह के तरीके कारगर नहीं साबित होने वाले थे और इनको इस्तेमाल करने में वो कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए थे। यहाँ पर जरूरत थी अनुमान लगाने में कुशल होने की और इसके साथ जिसके खिलाफ तलाशी ली जा रही थी उसके इरादों को भांपने की कुशलता की। इस तरह का अनुमान पर आधारित खेल एक बच्चों के एक खेल की तरह होता है जो कंचों से खेला जाता है। एक खिलाड़ी के हाथ में कुछ कंचे होते हैं। वो दूसरे खिलाड़ी से पूछता है कि कंचों की संख्या इवन है या ऑड। अगर दूसरा खिलाड़ी सही सही अंदाजा लगा लेता है तो वो एक कंचा जीत जाता है, वरना वो एक कंचा हार जाता है। ऐसे ही एक 8 साल के स्कूल के बच्चे को मैं जानता हूँ जिसका ये अंदाजा लगाने का स्किल बड़ा ही जबरदस्त है। इस काम को करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। मान लो सामने वाला लड़का अपनी मुट्ठी में रखे कंचों की संख्या के बारे में पूछता है और वो स्कूली लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बोलता है ऑड और उसकी बात गलत निकलती है, तो इस तरह से वो एक कंचा हार जाता है। अब सामने वाला लड़का ये सोचता है कि मैंने कंचों की संख्या ऑड रखी थी तो ये लड़का अनुमान नहीं लगा पाया और मैं जीत गया, इसलिए दूसरी बार भी वो कंचों की संख्या ऑड ही रखता है। इधर वो स्कूली लड़का इस बार भी ऑड बताता है क्योंकि उसे ये लगता है कि लड़के की चालाकी एक बार काम कर गई, इसलिए दूसरी बार भी वो वही चालाकी लगाएगा और इस तरह से वो स्कूली लड़का जीत जाता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि ये पूरा खेल सिर्फ अंदाजा लगाने की चतुराई पर ही आधारित है। मैंने सवाल किया, इसका मतलब अनुमान लगाने की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले की बुद्धि को कितना समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, ड्यूपिन ने कहा। और इस बारे में जब मैंने उस लड़के से बात की और उससे पूछा कि वो कैसे इस तरह हर बार सही सही अनुमान लगा लेता है, तो उसने जवाब दिया, जब मुझे ये जानना होता है कि सामने वाला लड़का कितना होशियार या कितना बेवकूफ़ है, तो इसके लिए मैं अपने चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही भाव लाने की कोशिश करता हूँ जैसे उस लड़के के चेहरे पर होते हैं, और फिर देखता हूँ कि मेरे दिमाग में कैसे भाव या विचार उठते हैं। ये सचमुच बड़ा ही सटीक तरीका है। रोशेफुकॉल्ट, ला बोगेव, मैकियावेली और कैम्पेनेला, इन सब के काम करने का तरीका इसी सिद्धांत पर आधारित रहा था। और अनुमान की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुमान लगाने वाला आदमी सामने वाले की बुद्धि को कितना समझ या पकड़ पाता है। अब यहीं पर देखो, पुलिस ऑफिसर मोंजियर ने क्या किया। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उनको एक अलग अलग नंबर दे दिया। फिर माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ी ही बारीकी से एक एक इंच जगह की तलाशी ली। ये तरीका सिर्फ एक थ्योरी पर आधारित था, इसमें प्रैक्टिकलिटी की एकदम कमी थी। इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई
कि कुर्सी, मेज, इनके अंदर या पलंग के नीचे या दीवारों में कोई चीज को छुपाना बहुत ही आम सा तरीका है जो कोई भी साधारण इंसान अपना सकता है। यानी इन लोगों ने उस चालाक मंत्री को बेवकूफ समझने की गलती कर दी। ये लोग लीक से हटकर नहीं सोच पाए, साधारण से तरीकों में ही उलझे रहे। इन लोगों ने ये समझा कि वो मंत्री सिर्फ एक कवि है, जबकि सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि वो कवि होने के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी इस बात पर उसे टोकते हुए मैंने कहा, लेकिन ड्यूपिन, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि वो मंत्री 2 भाई हैं और दोनों अच्छे खासे विद्वान हैं। इस मंत्री ने डिफरेंशियल कैलकुलस पर एक किताब भी लिखी है। तो वो मैथमेटिशियन तो है, लेकिन वो कवि कहीं से भी नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मैथमेटिशियन भी है और कवि भी है। अगर वो सिर्फ मैथमेटिशियन होता तो वो इतनी होशियारी कभी लगा ही नहीं सकता था। ड्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसकी बात काटी और कहा, क्या बात कर रहे हो ड्यूपिन? जो लोग मैथमेटिशियंस होते हैं उनकी तर्क शक्ति और उनकी बुद्धि की चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं होता। तुम्हें पता भी है वो कितने होशियार होते हैं। ड्यूपिन फिर से मुस्कुराया और बोला, यही तो गलती करते हैं सब लोग। असल में मैथमेटिशियंस की तर्क शक्ति तेज जरूर होती है, लेकिन उनकी बुद्धि का चातुर्य प्रैक्टिकलिटी पर आधारित ना होकर थ्योरीज पर बेस्ड होता है, और इसी कारण उनसे इस तरह की गलतियां अक्सर होती हैं। असल में मैथ्स जो है वो आकार और परिमाण का शास्त्र है, और मैथ्स के सारे तर्क, सारे लॉजिक आकार और परिमाण के संदर्भ में ही लागू होते हैं। ये सारे सिद्धांत या थ्योरीज प्रैक्टिकल संदर्भ में सही साबित नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए, आकार और परिमाण के संबंध में जो थ्योरी मैथ्स में लागू होती है वो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी लागू हो। इसी तरह विज्ञान की थ्योरीज हैं जो केमिकल संबंधों के लिए तो सही हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी के व्यवहार में वो सही साबित नहीं होती। लेकिन मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट्स यही मान बैठते हैं कि ये सारी थ्योरीज हर जगह हर टाइम उपयोग में लाई जा सकती हैं, यानी इन्हें कहीं भी किसी भी संबंध में लागू किया जा सकता है, और बस यहीं पर उनसे गलती हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मंत्री अगर सिर्फ एक मैथमेटिशियन होता तो मॉन्जेर को इस काम में मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि वो मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक कवि भी है, इसलिए मैंने जो तरीके अपनाए वो उसकी बुद्धि की चतुराई और सारे हालातों के अनुरूप थे। इतना ही नहीं, वो कपटी योजनाएं बनाने में भी बड़ा ही निपुण है, और इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से पुलिस के सामान्य तौर तरीकों से जरूर वाकिफ होगा। ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि होटल की तलाशी के बारे में उसे किसी न किसी तरह से जरूर पता चल गया होगा। जहां तक रात में उसके अक्सर घर से बाहर रहने की बात है, तो मुझे ये लगता है कि ये भी उसकी चालाकी और उसकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। अगर उसने पत्र बिल्डिंग के अंदर कहीं छिपाकर रखा होता तो वो इस तरह हर रोज रात को घर से बाहर नहीं रहता, और फिर वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता था कि इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को होटल में किसी ऐसी जगह छिपाकर रखेगा जो पुलिस की तलाशी की पहुंच के अंदर हो। तुम्हें याद होगा मेरे दोस्त कि पहली बार जब पुलिस ऑफिसर हमारे पास आया था, उस समय मैंने कहा था कि ये रहस्य जितना स्पष्ट है उतना ही शायद परेशान करने वाला भी है। इस बात पर पुलिस ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगा था। असल में क्या है, भौतिक दुनिया के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अभौतिक दुनिया के साथ भी जोड़ दिया गया है, और कई बार किसी तर्क को कंफर्म करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाने लगता है। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जो जड़ता का सिद्धांत है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, वो सुनने में फिजिक्स और एलिमेंटल साइंस दोनों के लिए एक जैसा लगता है। जिस तरह से फिजिक्स में ये नियम सत्य है कि किसी भारी चीज को गतिशील करना यानी मोशन में लाना हल्की चीज की अपेक्षा कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, उसी तरह एलिमेंटल साइंस में ये नियम सत्य है कि बुद्धि की ज्यादा सामर्थ्य वाले इंसान को समझाना कम बुद्धि सामर्थ्य वाले व्यक्ति की अपेक्षा कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है
कि दुकानों पर लगने वाले साइन बोर्ड्स में किस तरह के साइन बोर्ड की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। मैंने इस सवाल पर थोड़ा चौंकते हुए कहा, मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया ड्यूपिन। ड्यूपिन हंसा और बोला, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। इसी टाइप का एक और दिमागी खेल है जो एक चार्ट या मैप के ऊपर खेला जाता है। इसमें एक आदमी चार्ट या मैप में से कोई एक शब्द बोलता है जो किसी शहर, राज्य, नदी या देश का नाम हो सकता है, और दूसरे आदमी को वो नाम उस मैप में ढूंढना होता है। अगर नाम पूछने वाला आदमी नया यानी नौसिखिया है तो वो छोटे से छोटा नाम पूछेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि शब्द छोटा होने के कारण उसे ढूंढना मुश्किल होगा। जबकि जो होशियार आदमी होगा वो ऐसा नाम पूछेगा जिसके अक्षर मैप के एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक जाते होंगे। इसमें राज की बात यह है कि कोई चीज ढूंढने के लिए कोई भी इंसान अक्सर खुले में या साफ साफ दिखाई देने वाली चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि बारीक और छिपी हुई चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। अब यही बात दुकानों पर लगने वाले साइन बोर्ड्स पर भी लागू होती है। छोटे रंग बिरंगे नामों की तरफ लोगों का ध्यान जल्दी जाता है, जबकि ज्यादा अक्षरों या बड़े नाम वाले साइन बोर्ड्स पर कम लोगों का ध्यान जाता है। ये बात शायद मॉन्जियर के दिमाग में आई नहीं। इस संभावना की तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया कि मंत्री ने पत्र को कहीं छिपाकर रखने की बजाय कहीं बिल्कुल खुले में ही रखा हो सकता है, ताकि किसी को किसी भी तरह का शक हो ही ना पाए। अब क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग की तलाशी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इससे ये बात तो साफ थी कि पत्र को बिल्डिंग में कहीं छिपाकर नहीं रखा गया था। दूसरी बात, अगर वो मंत्री उस पत्र को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल में लाने का इरादा रखे होता तो उसे अपने पास रखकर चलता। अब अगर पत्र को बिल्डिंग के अंदर भी छिपाकर नहीं रखा गया था और वो मंत्री के पास भी नहीं था, तो सीधी सीधी सी सिर्फ एक ही बात थी कि उसे किसी ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर कोई तलाशी लेने की जरूरत ही महसूस ना करे। यही सारी बातें सोचकर एक दिन सुबह सुबह मैं हरे रंग का चश्मा लगाकर उस मंत्री से मिलने उसके होटल में गया। वो वहीं पर था। उसे दिखाने के लिए मैं उसके साथ बातचीत करता रहा, लेकिन असल में मेरा ध्यान इधर उधर की चीजों और मेजों और उनके ऊपर रखे कागजों वगैरह में था। हरा चश्मा मैंने इसलिए लगा रखा था ताकि उसे ये यकीन दिला सकूं कि मेरी आंखें कमजोर हैं। अब जहां पर वो बैठा था उसके पास ही एक मेज पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कुछ किताबें, कुछ कागज पत्र और एक दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे। मैंने बड़े ही ध्यान से सारी चीजों को देखा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसके ऊपर मैं संदेह कर सकता। अब कमरे में घूमते हुए मेरी नजर पेस्ट बोर्ड के एक कार्ड रैक पर पड़ी, जिसमें 3-4 अलग अलग खाने थे। मैंने देखा कि उनमें 5-6 विजिटिंग कार्ड और एक पत्र पड़े हुए थे। पत्र एकदम गंदा सा लग रहा था और बीचों बीच से 2 हिस्सों में फटा हुआ जैसा भी लग रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि दोनों हिस्से अलग होने की बजाय एक डिजाइन सा बना रहे थे और उसके ऊपर काले रंग की स्टैंप लगी थी और पता खुद मंत्री का लिखा हुआ था, जो किसी औरत की लिखावट में लिखा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बड़े ही लापरवाही से रैक के सबसे ऊपर वाले खाने में डाल दिया गया हो। उसे देखते ही मुझे लगा कि हो ना हो ये वही पत्र है जिसकी हमें तलाश है। पुलिस अधिकारी ने पत्र का जो हुलिया बताया था, इस पत्र का हुलिया उससे एकदम अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंप थी वो काले रंग की थी और उस पत्र से बड़ी थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और ऊपर से उस पत्र की स्टैंप का रंग था लाल। इसके अलावा इस वाले पत्र पर लिखा हुआ पता किसी औरत की लिखावट में लग रहा था, जिसके अक्षर छोटे छोटे थे, जबकि हमारे वाले पत्र की लिखावट साफ थी और अक्षर बड़े बड़े थे। एक ही बात कॉमन थी कि पत्र का आकार थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन पत्र की हालत और उसको रैक में लापरवाही से डालने के तरीके को देखकर एक बार के लिए मन में यह शक आना लाजमी था कि देखने वाले को धोखा देने के लिए ही शायद ऐसा किया गया था, ताकि उसे बेकार समझकर कोई उसकी तरफ ध्यान ही न दे। मैं मंत्री को बातचीत में उलझाए रखते हुए लगातार इस पत्र पर ही ध्यान लगाए हुए था। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि पत्र के किनारे नॉर्मल से कुछ ज्यादा कटे हुए लग रहे थे,
ऐसा लग रहा था जैसे किनारों को उल्टा और सीधा दोनों तरफ से मोड़कर काट दिया गया था। तो कुल मिलाकर मैंने यही नतीजा निकाला कि देखने वाले को धोखा देने के लिए पत्र का हुलिया बदल दिया गया था और उसके ऊपर स्टैंप भी दोबारा से लगाई गई थी। मंत्री से विदा लेकर मैं वहां से निकल गया, लेकिन अपनी सूंघने वाली तंबाकू की डिब्बी मैंने जानबूझकर वहीं मेज पर छोड़ दी। अगले दिन वो डब्बी ढूंढने के बहाने मैं फिर से उसके पास गया और पिछले दिन की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डिब्बी ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी अचानक होटल की खिड़कियों के नीचे से पिस्तौल चलने जैसी आवाज आई और उसके साथ ही कुछ घबराए हुए लोगों की चीखें सुनाई दी। मंत्री एकदम से खिड़की की तरफ भागा और उसे खोलकर नीचे देखने लगा। इधर मौका पाकर मैंने जल्दी से वो पत्र निकालकर अपनी जेब में रख लिया और उसकी जगह पर दूसरा पत्र रख दिया जो मैं घर से खास तौर पर तैयार करके ले गया था। अब ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि नीचे गली में जो हलचल सुनाई पड़ी थी वो मेरी योजना का ही एक हिस्सा थी। इसके लिए एक आदमी को पैसे देकर नशे की हालत में गली में बवाल करने के लिए मैं तैयार करके आया था। जब तक मंत्री नीचे झांक कर वापस आया तब तक मैं उसके पत्र को अपने पास सेफ रख चुका था और उसकी जगह पर वैसा ही दिखने वाला दूसरा पत्र भी रख चुका था। इस बात पर मैंने सवाल किया, लेकिन ड्यूपिन, जब तुमने पहली बार में ही उस पत्र को पहचान लिया था तो उसी समय उसे उठा क्यों नहीं लिया? उसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि वो मंत्री बहुत ही रसूख वाला आदमी है और होटल में उसके बहुत सारे आदमी मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर मैं जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो बात बढ़ सकती थी और फिर इससे मेरी अपनी इमेज खराब होने का भी तो डर था। पेरिस के लोगों के बीच में जो मेरी इज्जत है वो फिर वैसी ही थोड़ा ही रह जाती। और फिर इसके अलावा इस मामले को मैं थोड़ा पॉलिटिकल नजरिए से भी देख रहा था। मैं उस औरत के हित में भी सोच रहा था जिसका वो पत्र था। उस पत्र के कारण 18 महीने तक मंत्री ने उस औरत को दबा कर रखा। अब क्योंकि उस मंत्री को ये पता ही नहीं है कि वो पत्र उसके पास से गायब हो चुका है, तो इसलिए वो अभी भी पहले की तरह ही औरत को दबाकर रखने और अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से उसकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो बुरी तरह से बिगड़ जाएगी और आखिरकार वो सबकी नजरों से गिर जाएगा। मुझे उस मंत्री के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है क्योंकि उसने गलत काम किया है। इसलिए लायक होते हुए भी वो एक बिना सिद्धांतों वाला इंसान है। और हाँ, अब मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि उस औरत के सामने खुद को कमजोर पाकर जब वो उस पत्र को खोलकर देखेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैंने थोड़ी हैरानी से सवाल किया, लेकिन ऐसा क्यों ड्यूपिन? क्या तुमने पत्र में ऐसी कोई बात लिखी है? ड्यूपिन जोर से हंसा और बोला, हाँ, वो तो मैंने किया है, क्योंकि पत्र को यूं ही सादा छोड़ देना ठीक थोड़े ही होता। एक बार वियना में उसने मेरे साथ चालाकी दिखाई थी और तब मैंने उसे कहा था कि मैं इस बात को याद रखूंगा। तो अब वो ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो उससे भी ज्यादा होशियार है, और इसीलिए मैंने अपने उस पत्र में इस बारे में एक संकेत छोड़ दिया है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात ये है मेरे दोस्त कि वो मेरी राइटिंग भी पहचानता है। इतना कहकर ड्यूपिन ने अपनी बात खत्म की और हम दोनों दोस्त जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।